हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं सन्मय प्रकाश और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल सरकारी जॉब न्यूज़। तो ब्रिक्स की एक मीटिंग हुई और हंगामेदार रही है और यूएई ईरान के बीच में तीखी बहस हुई है। क्या हुआ इन सब चीज़ों में? क्योंकि भारत जो है ना ब्रिक्स का अध्यक्ष है इस वक्त, तो उसके बारे में बहुत कुछ है बताने को, जानेंगे। रघु राय का निधन हो गया। इसके अलावा कई सारे महत्वपूर्ण क्वेश्चंस हैं, एक्सरसाइज हैं, तो ये सब चर्चा करेंगे दोस्तों। तो शुरू करते हैं और पहला क्वेश्चन बिना देर के हुए। तो रघु राय, उनका निधन हो गया 26 अप्रैल 2026 को। तो इनमें से क्या थे, मतलब क्यों पॉपुलर थे? काफ़ी पॉपुलर थे। आंसू का प्रसिद्ध फोटोग्राफर थे। ठीक है, उनका निधन हो गया। देश में जो प्रतिष्ठित फोटोग्राफर्स हैं उनमें वो शुमार थे। 26 अप्रैल को आखिरी सांस ली उन्होंने। कैंसर से जूझ रहे थे, 83 ईयर के थे। जन्म हुआ था 18 दिसंबर 1942 को और ये रहा फोटोग्राफ इनका। 1965 में इन्होंने द स्टेट्समैन अखबार से अपने करियर की शुरुआत की थी। बाद में वो कई अखबारों से जुड़े और फिर बाद में स्वतंत्र फोटोग्राफी की। और उनके जो प्रमुख कार्य थे उनमें बहुत कुछ थे। जैसे एक फोटोग्राफ दिखा देना चाहता हूँ, उस वक्त का है जब ताजमहल के पास से स्टीम इंजन गुजरा करते थे। ओके, ये फोटोग्राफ देखिए, मतलब ये तो काफ़ी चर्चित रहे इनके। 1984 में जो भोपाल गैस त्रासदी हुई थी उस दौरान उन्होंने ये फोटोग्राफ लिया था। इसके अलावा भी कई सारे फोटोग्राफ लिए, जैसे 1971 में जो बांग्लादेश युद्ध हुआ, इंदिरा गांधी, मदर टेरेसा, दलाई लामा, इन सब के जो आइकॉनिक फोटोग्राफ थे वो सब लिए उन्होंने। अब 5 दशकों से अधिक समय तक उन्होंने भारत के सामाजिक और राजनीतिक जीवन में को अपने लेंस में कैद किया था। 1972 में उनको पद्मश्री सम्मान दिया गया था। 1972 में इनसे मेरी मुलाकात थी। वो एक लिटरेचर फेस्टिवल में आए थे कई सालों पहले, तब मेरी मुलाकात हुई थी इनसे, रघु राय साहब से। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं। प्रश्न यहाँ पर होगा, बहुत ही महत्वपूर्ण है, कि ब्रिक्स सदस्यों के डिप्टी विदेश मंत्रियों और विशेष दूतों की बैठक बिना किसी संयुक्त बयान के समाप्त हो गई। तो ये अप्रैल 2026 में कहाँ पर आयोजित की गई थी? न्यू दिल्ली में, नई दिल्ली में ही आयोजित की गई थी। ठीक है, और महत्वपूर्ण ये खबर देख लीजिए, यूएई और ईरान के बीच में इतने डिफरेंसेस हुए कि मतलब हंगामेदार सा हो गया पूरा का पूरा, पूरी जो मीटिंग थी वो। ठीक है, तो न्यू दिल्ली में हुआ 11 देशों के समूह, या 10 देशों के समूह कह लीजिए, क्योंकि सऊदी अरेबिया को मेंबर तो माना जाता है लेकिन उसने औपचारिक रूप से सदस्यता जो है ना वो ग्रहण की नहीं है, लेकिन फिर भी ये कहा जाएगा। चूंकि एक चीज़ मैं बताऊं यहाँ पर कि जो मेंबर कंट्री है ना उसको लेकर कन्फ्यूजन रहेगा, लेकिन मुझे भी कन्फ्यूजन था कि 10 लिखूं या 11 लिखूं, क्योंकि अ, जो सऊदी अरेबिया है उसने औपचारिक रूप से ज्वाइन नहीं किया था। लेकिन इसके बावजूद जो भारत सरकार की जो वेबसाइट है ना, ये ब्रिक्स समिट को लेकर 2026 की, उसमें 11 देशों का उसमें लिस्ट किया हुआ है जो मेंबर कंट्री हैं उसके बारे में। तो इसलिए हम कहेंगे 11 देशों का ये समूह है और इसमें डिप्टी विदेश मंत्रियों और विशेष दूतों की एक खास बैठक थी। और ये जो मीटिंग है ना वो 23-24 अप्रैल को हुई है और बहुत ही तीखी यहाँ पर बातचीत हुई। ठीक है, और देर रात तक चली। और हुआ यूं कि कोई भी सहमति नहीं बनी, इसलिए कोई संयुक्त बयान जारी नहीं किया गया। और भारत की ब्रिक्स की अध्यक्षता में ये एक नई कूटनीतिक चुनौतियां भी हैं सामने में। ठीक है, किस मुद्दे पर टकराव हुआ है इस मीटिंग में? तो टकराव हुआ है मिडिल ईस्ट को लेकर, या कहें पश्चिम एशिया को लेकर। मीटिंग के दौरान पश्चिम एशिया में जो हालात हैं उसको गंभीर मतभेद सामने आए हैं। आपको पता ही है कि युद्ध जो हुआ था, अमेरिका और इसराइल ने मिलकर ईरान पर युद्ध किया था, और उसके असर जब ईरान ने हमले किए तमाम जो मिडिल ईस्ट या पश्चिम एशिया में जो तमाम देश हैं वहाँ पर जो अमेरिकी बेसेस हैं उस पर, उसी की वजह से ये यहाँ इस मीटिंग में भी वो तनाव देखने को मिला है। विशेष रूप से यूएई यानी यूनाइटेड अरब एमिरेट्स और ईरान के प्रतिनिधियों के बीच में तीखी नोकझोंक देखने को मिली वहाँ पर। ठीक है, ईरान ने ये मांग की कि बयान में अमेरिका और इसराइल को संघर्ष की शुरुआत के लिए जिम्मेदार बताया जाए। ठीक है, खास तौर पर। जबकि यूएई चाहता था कि ईरान को कार्रवाई के लिए स्पष्ट रूप से आलोचना की जाए ईरान की। तो इस बात पर दोनों जो है ना वो बिल्कुल तनातनी रही, नोकझोंक तक हो गए। जो खबरें द हिंदू में ये सामने आई हैं, ठीक है, उसी के मुताबिक मैं ये बता रहा हूँ। और फिर
सहमति कोई भी बन नहीं पाई कि औपचारिक रूप से कोई बयान जारी किया गया। अब भारत की भूमिका पर भी सवाल उठाए हैं कई सारे डिप्लोमेट्स ने, जो मेन खबर में भी आपने देखा था द हिंदू की। न्यूज़पेपर द हिंदू ने सूत्रों के हवाले से ये कहा है कि भारत ने संयुक्त बयान में क्या किया कि इजराइल फिलिस्तीन के मुद्दे पर भाषा को नरम करने की कोशिश की, जिसका अधिकांश जो सदस्य देश थे ब्रिक्स के, उन्होंने विरोध किया। और इसमें भारत की ओर से यह था कि गजा और लेबनान में जो इजराइल की कार्रवाई है उसको आलोचना को कम करने का प्रस्ताव रखा गया था। ईस्ट जेरूसलम जो है ना उसको फिलिस्तीन की राजधानी बताने वाले संदर्भ को हटाने की बात कही गई थी। ठीक है। तीसरी बात यह थी कि इजराइल शब्द की जगह जो है ना ऑक्युपाइंग पावर जैसे सामान्य शब्दों का इस्तेमाल करने की कोशिश की गई थी। तो इसको लेकर भी जो है ना विरोध हुआ, लेकिन ये खबर देख लीजिए कि सरकार ने इन सब दावों को खारिज किया है कि भारत जो है ना फिलिस्तीन नीति पर कोई बदलाव नहीं हुआ है भारत का। लेकिन जैसा द हिंदू अखबार लिखता है उसमें ये सब बातें थी भारत की ओर से, तो इस वजह से टकराव काफी रहा भारत की ओर से भी देखने को मिला है। एक और चीज देख लीजिए कि ब्रिक्स में जो है ना ध्रुवीकरण जो है ना बहुत ज्यादा स्थिति हो रही है। द हिंदू ने ये लिखा है कि बैठक में शामिल एक राजनयिक ने द हिंदू के पत्रकार को ये कहा कि ब्रिक्स अब गहराई से ध्रुवीकृत है, पोलराइज्ड है, हो चुका है। कई देश अपने अपने अधिकतम यानी मैक्सिमिस्ट रुख अपनाए हुए हैं और कोई पक्ष समझौतों को तैयार नहीं है। और देर रात तक ये मीटिंग हुई थी, निर्धारित समय से बहुत ज़्यादा आगे रही, लेकिन कोई भी सहमति नहीं बन पाई। ठीक, टकराव किस मुद्दे पर? वो जो संयुक्त बयान जारी होता है उस मुद्दे पर था। ठीक है। तो जब संयुक्त बयान जारी नहीं हुआ तो उसके बाद क्या हुआ, भारत ने चेयर स्टेटमेंट दिया, मतलब अध्यक्ष के तौर पर एक स्टेटमेंट जारी किया संयुक्त बयान पर सहमति नहीं बनने पर। जैसा कि 2003 में भी बताया जाता है कि G20 मंत्री स्तरीय मीटिंग जो हुई थी, मंत्री स्तरीय वाली G20 के, उसमें भी ऐसा ही कुछ हुआ था। तो अभी जो बयान जारी किया गया ना उसमें ये कहा गया भारत की ओर से ये सब चीजें, मध्य पूर्व के हालात पर गहरी चिंता जताई गई, गजा में मानवीय सहायता और को लेकर यूनाइटेड नेशंस की जो भूमिका है उस पर, आतंकवाद पर शून्य सहिष्णुता पर चर्चा हुई, लेबनान में जो युद्ध विराम है, और उसके अलावा यूनाइटेड नेशंस का जो वहाँ पर केंद्र सेंटर है उस पर हमले की निंदा की गई। इसके अलावा सीरिया, यमन, इराक, लीबिया और सूडान की स्थिति पर भी चर्चा हुई है। तो ये जो भारत सरकार की ओर से या भारत की ओर से अध्यक्ष के तौर पर ये बयान जारी किया गया है। ठीक है। तो ये एक हंगामेदार मीटिंग हुई। ये डिप्टी विदेश मंत्रियों की मीटिंग थी या दूतों की मीटिंग थी, विशेष दूतों की। जब समिट होने होती है ना उससे पहले ये कई चरणों में मीटिंग होती है। ठीक है। डिप्टी विदेश मंत्री की हुई, बाद में विदेश मंत्री की होगी, और भी कई तरह की मीटिंग होती रहेंगी अभी आगे आने वाले वक्त में। तो अभी शुरुआत में ही हम लोग देख रहे हैं कि कितनी ब्रिक्स के भीतर जो है ना कितनी आपस में ही मतलब भिड़ंत हो रही है आपस में। ठीक है। और खासतौर पर जो मिडिल ईस्ट का जो युद्ध हुआ है, पश्चिम एशिया का जो युद्ध हुआ है, उसको लेकर बहुत ज्यादा ब्रिक्स में एक तनाव, एक खेमेबंदी सी दिख रही है। ब्रिक्स की अगर बात करेंगे तो ब्रिक्स जो है ना वो विश्व की उभरती हुई जो अर्थव्यवस्था है उसका एक समूह है, जिसका उद्देश्य क्या है, वैश्विक आर्थिक व्यवस्था में संतुलन लाना और विकासशील देशों की आवाज को मजबूत करना। इसकी शुरुआत की गई थी 2006 में, औपचारिक रूप से 2009 में ये कहेंगे हम शुरुआत, पहला शिखर सम्मेलन हुआ था 2009 में। शुरुआत में इसका नाम ब्रिक था। ईंट होता है ना, ईंट, ईंट को ब्रिक कहते हैं, मतलब ईंट जैसा, ब्रिक जैसा मजबूत। बाद में 2010 में जब साउथ अफ्रीका इससे जुड़ा तो उसका नाम हो गया था ब्रिक्स। उसके बाद तो बहुत सारे देश इसमें शामिल हुए हैं। अब जो है ना इसमें 11 सदस्य हो चुके हैं। ये मैं जो फोटोग्राफ आपको दिखा रहा हूँ, ग्राफिक्स, ये जो भारत सरकार की जो वेबसाइट है ब्रिक्स 2026 उसको लेकर, उसमें ये बताया गया 11 मेंबर। तो ब्राज़ील, रूस, भारत, चीन, दक्षिण अफ्रीका, मिस्र, इथियोपिया, ईरान, सऊदी अरब, यूएई, इंडोनेशिया। ठीक है। और यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि सऊदी अरेबिया को 2024 में सदस्यता दी गई थी, लेकिन अभी तक उसने औपचारिक रूप से मतलब रेक्टिफाई नहीं किया। ठीक है। रेक्टिफाई मतलब घोषणा करनी पड़ती है कि हाँ हम शामिल हो रहे हैं, लेकिन फिर भी भारत सरकार ने अपनी वेबसाइट में उसको एक सदस्य के तौर पर दिखाया है। ठीक है।
चलें अब आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन लेते हैं। इनमें से किस देश ने 15 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए कानून पारित करके सोशल मीडिया पर प्रतिबंध लगा दिया है, बैन लगा दिया है? आंसर क्या होगा इसमें से? तुर्की है। देखिए धीरे धीरे सोशल मीडिया पर बैन जो लगाने, एक एज को लेकर बैन लगाने की जो नीति है वो कई सारे देश जो ना वो अब कर रहे हैं। तो उनमें अभी ये तुर्की ने भी उसमें शामिल हो गया है। तो तुर्की में 23 अप्रैल को एक विधेयक पारित किया गया और उसमें ये किया गया कि भाई 15 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया पर बैन रहेगा। अच्छा, क्यों हुआ तुर्की में, आखिर क्यों ऐसा किया गया है? दरअसल हुआ यूं कि अप्रैल में ही अभी की बात है, हाल ही में तुर्की में एक स्कूल है काहरामान मारस नाम का। तो उसमें गोलीबारी की घटना हुई स्कूल में और 9 स्टूडेंट्स और एक टीचर की मौत हो गई। और इस घटना को 14 साल के एक बच्चे ने अंजाम दिया था और उसकी भी मौत हो गई इस घटना के दौरान। तो पुलिस जो है ना हमले की वजह हमलावर की, यानी 14 साल का जो बच्चा था स्कूल का, उसके जो ऑनलाइन गतिविधि उसकी जांच कर रही है और कहीं ना कहीं कनेक्शन दिख रहा है, जैसा कि वहाँ के पुलिस का कहना है कि ये सोशल मीडिया से ही उसको ये उत्साह मिला था इस तरह की घटना करने को। ठीक है, वो एग्रेसिव हुआ। तो तुर्की के राष्ट्रपति हैं रेसेप तैयब एर्दोगन। तो उन्होंने इस घटना के बाद बच्चों की सुरक्षा और निजता के लिए ऑनलाइन खतरों को कम करने पर, मतलब आवश्यकता पर जोर दिया था कि खतरे कैसे इसको रोका जाए, कम किया जाए। और उसके बाद एक कानून पारित किया गया है जिसमें ये लागू कर दिया गया 15 साल। ठीक है, तुर्की का मैप आप देख रहे हैं, ये रहा मैप। इसकी राजधानी क्या है? अंकारा है। यहाँ की मुद्रा है तुर्की लीरा, भाषा तुर्की बोली जाती है। पड़ोसी देशों में अगर हम बात करेंगे तो इधर देख लीजिए आप, ये तो आर्मेनिया हो गया, ठीक है, ये ईरान हो गया, ओके, इधर ये जॉर्जिया हो गया, ओके, इराक हो गया, सीरिया हो गया, ओके, इस तरफ ग्रीस हो गया आपका, ओके, फिर ये जॉर्जिया भी हो गया उस तरफ, ओके, और बुल्गारिया भी है इसका पड़ोसी देश। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। जॉर्जिया ये हो गया, बुल्गारिया उधर हो गया। अगला क्वेश्चन लेंगे। NSLN डाइव एक्स 2026 अभ्यास भारत और किस देश के बीच में आयोजित हुआ? आंसर का श्रीलंका। ठीक है, भारत और श्रीलंका के बीच में। पूरा नाम होगा इसका, हिंदी में अगर कहेंगे तो भारत श्रीलंका संयुक्त गोताखोरी अभियान। ठीक है, डाइव एक्स। और ये 21 से 27 अप्रैल तक हुआ कोलंबो श्रीलंका में, वहाँ के समुद्र में। चौथा संस्करण था ये और भारतीय नौसेना का एक जहाज है INS निरीक्षण। क्या नाम है? INS निरीक्षण। उसने इसमें पार्टिसिपेट किया। इस अभ्यास का उद्देश्य ये था कि खोज, बचाव, राहत कार्य, गैस से संबंधित अगर कोई प्रॉब्लम हो समुद्र के अंदर में, उसको गोताखोरी अभियान, ये सब चीज़ों को लेकर ये अभियान चलाया गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। उससे पहले आपको बताऊं कि अभी 99 वाला ऑफर एक दिन के लिए फिर से जारी किया गया है। मेंबरशिप करंट फोर्स की तैयारी के लिए बैचेज को लेकर 99 और 199 प्राइसेस एक दिन के लिए डाउन किए गए हैं। तो आप शार्प लर्निंग ऐप पर जाकर कोर्स परचेज कर सकते हैं। ठीक है, कल फिर प्राइसेस बढ़ जाएंगे। अगला क्वेश्चन यहाँ पर होगा, विश्व बौद्धिक संपदा दिवस कब मनाया जाता है? तो 26 अप्रैल को मनाया जाता है। और इस बार की थीम क्या है? इस बार की थीम है IP यानी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी और स्पोर्ट्स और खेल। तैयार, शुरू, नया करें। ठीक है, रेडी, सेट, इनोवेट, ये है इस बार की ये थीम। ठीक है, तो बौद्धिक संपदा संगठन के द्वारा ये घोषित है दिवस और इम्पॉर्टेंट है। बौद्धिक संपदा जो संगठन है उसका मुख्यालय है जिनेवा, स्विट्जरलैंड में। ठीक है, अगला क्वेश्चन लेते हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO ने नवजात शिशुओं के लिए किस बीमारी की पहली दवा की मंजूरी दी है अभी हाल ही में? अप्रैल में। आंसर का मलेरिया। 24 अप्रैल को मलेरिया को लेकर पहली दवा की मंजूरी दी, जो खास तौर पर शिशुओं के लिए है, न्यूबॉर्न के लिए है। ठीक है, अभी तक दवाएं जो है ना वो बड़ों के लिए थी, ओके, लेकिन बड़ों मतलब कि बच्चे में भी, बड़े जो किशोर हैं उन सब के लिए तो थी, लेकिन न्यूबॉर्न के लिए नहीं थी दवाई। तो उसके लिए WHO ने औपचारिक रूप से ये ऐलान कर दिया है कि
अब जो दवाएं हैं वो अलग से बनाई गई हैं। ठीक है, देखिए बरसात का मौसम आते ही दुनिया के बहुत सारे हिस्सों में जो है ना वो इसकी बीमारी मलेरिया की बढ़ आ जाती है, सामने देखने को मिलती है। तो इस दवाओं में दो तरह की दवाओं का कॉम्बिनेशन है, आर्टिमेथर और ल्यूमेफेंट्रिन। ठीक है, इन दोनों का कॉम्बिनेशन ये रखा गया है, और ये मलेरिया की ऐसी पहली दवा है जो 5 किलोग्राम कम, उससे कम वजन के जो शिशु हैं उनके लिए ये सुरक्षित है। ठीक है, तो ये है एक इम्पॉर्टेंट बात। ओके, और इसको लेकर जो है ना वो WHO के डायरेक्टर जनरल जो हैं डॉक्टर टेड्रोस अधानोम घेब्रेयेसस, तो उन्होंने ये भी कहा है कि सदियों से मलेरिया की वजह से लाखों नवजात शिशुओं की मौत हो जाती है, लेकिन नए ये जो दवाएं हैं, टीके हैं, डायग्नोस्टिक टेस्ट हैं, तो मच्छरदानी का इस्तेमाल करने को लेकर जागरूकता और उससे असरदार दवाएं हैं, तो इससे क्या होगा कि बच्चों की जान बच सकेगी। ठीक है, तो ये है एक इम्पॉर्टेंट बात। एक खास बात उन्होंने कही कि मच्छरों से फैलने वाली इस बीमारी से होने वाले कुल मौतों का टोटल में से 70% इसी आयु वर्ग में होता है, मतलब मलेरिया से न्यूबॉर्न की मौत ज़्यादा होती है। ठीक है, तो ये है एक इम्पॉर्टेंट बात, और टेस्ट वगैरह को भी मंजूरी दे दी गई है। नहीं, आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन लेते हैं हम लोग, महत्वपूर्ण प्रश्न लेंगे हम लोग। विश्व मलेरिया दिवस कब मनाया जाता है? तो आंसर क्या होगा इसका? 25 अप्रैल को मनाया जाता है, और इस बार की थीम है मलेरिया को खत्म करने का संकल्प अब हम कर सकते हैं, अब हमें करना ही होगा। तो ये है इस बार की जो थीम है वो। ठीक है, मलेरिया, मलेरिया एक गंभीर संक्रामक बीमारी है, जो कि संक्रामक मतलब कि ये मलेरिया जो है ना उससे मच्छरों से होती है, खासतौर पर जो प्लाज्मोडियम नामक जो परजीवी है ना उसकी वजह से होती है। और ये जो है जो परजीवी वो मादा एनोफिलीज मच्छर, उसके जरिए ये फैलती है। ठीक है, तो ये है एक इम्पॉर्टेंट बात। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट ने किस महिला को अपना अंतरिम मुख्य कार्यकारी अधिकारी ने इंटरिम CEO बनाया है? आंसर क्या होगा? नीतू सामरा। और ये न्यूज़ भी आप देख रहे हैं, ये है फोटोग्राफ नीतू सामरा। तो नागरिक उड्डयन सुरक्षा ब्यूरो के निर्देश के बाद नीतू सामरा को नियुक्त किया गया है। ओके, और ये बदलाव इसलिए क्योंकि भारत में एयरपोर्ट की जो CEO का पद है वो उसमें उस पर भारतीय नागरिक का होना अनिवार्य है, बाहर के व्यक्ति नहीं हो सकते हैं। दरअसल अगस्त 2020 से नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के जो CEO हैं वो स्विस नागरिक हैं, क्रिस्टोफ श्नेलमान, वो थे, स्विस नागरिक थे। लेकिन भारत सरकार की जो नीति है उसके मुताबिक अब बदलाव किया गया है। अब वो जो पहले जो CEO थे वो अब कार्यकारी उपाध्यक्ष के रूप में रहेंगे, और नीतू सामरा जो है ना वो इंटरिम CEO के रूप में काम करेंगी। ठीक है, अगला क्वेश्चन लेते हैं। विश्व पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2027 उसकी मेजबानी किस शहर को मिली है? आंसर होगा ताशकंद, उज्बेकिस्तान में है ताशकंद, तो उसको ये मिली है। वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स ने ये घोषणा की है कि वहीं पर 2027 में ये आयोजन होगा, मेजबानी उसी को मिलेगी। जून 2027 में ये आयोजन होना है, और ये पहली बार होगा किसी सेंट्रल एशियन कंट्री को ये मेजबानी मिल रही है। सेंट्रल एशियन की बात कर रहा हूँ मैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन लेते हैं। अंतर्राष्ट्रीय प्रतिनिधि दिवस कब मनाया जाता है? आंसर होगा 25 अप्रैल को, और ये जो दिवस है ना वो संयुक्त राष्ट्र के द्वारा घोषित किया हुआ है। तो दोस्तों ये था इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स आप सबके एग्जामिनेशन के लिए, और आज सिर्फ एक दिन के लिए ऑफर आया है, ज्वाइन कर सकते हैं शार्प लर्निंग ऐप पर। और कोई सवाल हो तो कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं, और शार्प लर्निंग ऐप जो है ना उसे ज़रूर डाउनलोड कीजिए आप। ओके, और इसका PDF जरूर डाउनलोड कर लीजिएगा, इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन मैंने दे दिया है, और शार्प लर्निंग ऐप पर भी अवेलेबल है। ओके, बाय।